वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल अवेटेड है आपकी, बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू कीजिए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वही क्लास जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा बार बोला है हमें। आज का जो पहला वीडियो होगा वो आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप इस क्लास में, आप इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या आपसे रिलेट करता है, तो वो सब जानेंगे आज। ठीक है, तो ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स आपके लगती है। पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखो बच्चों, आपने 10th तक जो सिविक्स पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है कि सरकारें किस तरह से बनती है और ये सब जो बेसिक चीजें वो पढ़ी। 11th में आपने पढ़ी कि जो थियरीज हैं वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब उससे एक कदम आगे जाके आप ये पढ़ेंगे कि ये पूरा जो राजनीति का परिदृश्य है ये भारत में कैसा है और पूरे विश्व में कैसा है। और कई सारी ऐसी घटनाएं जो आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री से रिलेट कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शासन करने की जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से जो है इवॉल्व हुई है, किस तरह से आगे बढ़ी है। ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं हुई वृहद स्तर पर जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया और राजनीतिक स्तर पर उन घटनाओं की छाप ऐसी पड़ी कि कई सारे जो है आमूलचूल परिवर्तन हो गए। ठीक है, तो पहली बुक जो है आपकी वो है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो, जब हम समकालीन कहते हैं, कंटेम्पररी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस समय से रिलेट करता हुआ। काफी सारी जो है बड़ी बड़ी घटनाएं पॉलिटिकल स्तर पर हुई विश्व में, उनकी जानकारी हम इस बुक में लेंगे, जिसमें सबसे पहला है शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध जो दुनिया में सबसे बड़ी घटना के रूप में माना जाता है, युद्ध भी नहीं हुआ और जो है होड़ वो मची रही। वो एक बहुत ही अजीब सा दौर था जहां विश्व ने टेक्निकली, जहां विश्व ने जो थियोरिटिकली बहुत प्रगति की, बहुत ज्यादा प्रगति की, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, चाहे होड़ करने के लिए हुआ हो, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ विश्व को। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने दो देशों या कई सारे देशों के बीच कड़वाहट भरी। क्या था शीत युद्ध, जो कि वास्तव में देखा जाए तो विचारधारा का युद्ध था, अर्थव्यवस्थाओं का युद्ध था, एक तरह से कंपैरिजन था दो देशों, दो अर्थव्यवस्थाओं और दो विचारधाराओं के बीच में। तो वो हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौर के इस चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। देखो, दो ध्रुवीयता क्या होती है। देख, जब शीत युद्ध हुआ था तो विश्व दो खेमों में बट गया था, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये दो देशों, दो विचारधाराओं के बीच की जो है कंपटीशन था। तो वो जो कंपटीशन था वो अंत कैसे हुआ, उसका खात्मा कैसे हुआ। और जब बायोपोलैरिटी, जब दो ध्रुवीयता खत्म होती है, इसका मतलब एक ही ध्रुव बन गया है, तो वो जो दूसरा ध्रुव था वो कैसे भरा गया, उस खालीपन को क्या हुआ, क्या उन घटनाओं में हुआ, वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यूएसएस हेजिमोनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समकालीन, जब शीत युद्ध का अंत हो गया, बायोपोलैरिटी खत्म हो गई, दो ध्रुवीयता खत्म हो गई, तो हुआ क्या, तो एक ही ध्रुव बचा और वो ध्रुव कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि कहने का मतलब, जब अमेरिका एक ध्रुव के रूप में आया तो यानी पूरे विश्व पर उसका वर्चस्व हो गया। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, आपने ह्यूमैनिटीज लिए है, आपने पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट लिया है, तो ऑब्वियसली आप इन चीजों में रुचि भी रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस समय, आज का जो दौर है उसमें अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति है जो कि लगभग पूरे विश्व में अपनी धाक जमाए रखना चाहता है। तो ये क्यों है, ये वर्चस्व क्यों शुरू हुआ और ये वर्चस्व किस हद तक गया, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। फिर है 4th चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। लेकिन क्या ऐसा होता है कि एक ही इस तरह के वर्चस्व को हम मान लेते हैं? दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो कभी एक शक्ति के अधीन नहीं रह सकती। पूरा विश्व इस तरह अमेरिका के अधीन नहीं रह सकता। तो उसके जिसको हम कह सकते हैं कि विरोध में, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके विपरीत जाकर कौन से और ऐसे सेंटर्स बने, कौन से और ऐसे केंद्र बने जिनको हम पावर सेंटर्स कह सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। फिर है समकालीन दक्षिण एशिया।
जब हम बात कर रहे हैं विश्व में शक्ति केंद्रों की, देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आप बहुत शानदार तरीके से ये समझेंगे कि पूरे विश्व की राजनीति किस तरह से संचालित होती है, किस तरह से पूरे विश्व में शक्ति संतुलन बना रहता है। तो एक शक्ति संतुलन का एक शानदार केंद्र है हमारा दक्षिण एशिया, जिसमें भारत है, चीन है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये छोटे छोटे देश भी हैं, पाकिस्तान भी है। तो ये जो दक्षिण एशिया है ये किस तरह से शक्ति संतुलन को स्थापित करता है, तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन इस जो चैप्टर में है आप ये पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी है, जैसे दक्षेश सार्क नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो क्यों बने, उनका पृष्ठभूमि क्या थी, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ये कहा गया कि अगर विश्व युद्ध इस तरह से होते हैं तो विश्व युद्ध नहीं होने चाहिए, तो इन युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था बनाएगी। लेकिन राष्ट्र संघ असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। उसके बाद हालांकि विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विश्व में कई और ऐसी युद्ध जैसी घटनाएं होती रही, और साथ ही साथ कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जाता रहा। तो विश्व के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या महत्व है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, वो चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हम सब ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध के बाद जो हथियारों की होड़ लगी, उसके बाद हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं और सिर्फ एक तीली की जरूरत है। तो क्या है, ऐसी क्या चीज है जो हमें सिक्योरिटी की, सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? तो इस सिक्योरिटी के लिए जो भी हमें चीजें हमारे पास हैं, क्या हैं, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोग है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो एनवायरमेंट को साथ में लेके चलना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर एनवायरमेंट सुरक्षित नहीं है, अगर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो ये सब इवन जो हमारी ह्यूमन रेस है, पूरी मानव जाति है, वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये चीजें भी पॉलिटिकल दृष्टि से समझनी जरूरी है। अब आप कहेंगे एनवायरमेंट और पॉलिटिकल साइंस का क्या मेल है? एनवायरमेंट के लिए कई सारी ऐसी बैठकें हुई हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जो दो देशों के बीच बने हैं, और वो सिर्फ एनवायरमेंट की बात करते हैं, वो डिप्लोमेसी की बात भी करते हैं, कूटनीति की बात भी करते हैं। ये एनवायरमेंट सिर्फ एक छोटे दायरे में सिकुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं रह गया। एनवायरमेंट कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप से भी काम करता है। तो उसका कूटनीति से क्या संबंध है, क्या संस्थाएं हैं, वो इस चैप्टर में दिया गया है। और लास्ट चैप्टर इस बुक का है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो कि आप शायद 6 से पढ़ते आ रहे हो ये शब्द, लेकिन अब आपको शानदार तरीके से एलॉबरेट किया जाएगा क्या है ग्लोबलाइजेशन, क्यों ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, वो सब इस चैप्टर में है। तो ये आपकी वो बुक है जो आपको इस पूरे विश्व के, उस पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से परिचित करवाएगी। इसकी राजनीति क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में राजनीति क्या है और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर आप ये इस तरह से कवर करते हो तो आप सिर्फ 12th नहीं, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की सिलेबस में होता है। नेक्स्ट जो आपकी बुक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। हम बात करें पूरे विश्व की और अपने देश की जानकारी नहीं रखें, ये तो हो नहीं सकता। आपने 11th में जो है आपने पढ़ी है हमारे संविधान के बारे में, ठीक है ना, तो वो पूरे हमारे भारत की जो संविधान के साथ साथ शासन व्यवस्था से भी हमें परिचित करवाती है। शासन व्यवस्था पढ़ ली, देखो सिर्फ शासन व्यवस्था क्या है, क्या होनी चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज होती है कि वास्तविकता क्या है, हमारे स्वतंत्र भारत में क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए कि हम आज यहाँ आके खड़े हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें इस बुक में आपके दी हुई है, जिसमें पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। जब हम आजाद हुए आज से 70-75 साल पहले, तब
कितने जो है अंग्रेजों ने हमें किस तरह से लूटा था और कितने कमजोर देश के रूप में हम थे, लेकिन धीरे धीरे बिल्डअप हुए और आज भारत जो है विश्व की महाशक्तियों में गिना जा सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से भारत ने आगे बढ़कर और अपना स्थान बनाया है। लेकिन फिर भी अभी कई सारे ऐसे चैलेंजेस हमारे देश के सामने हैं जिनको भी फेस करना है। तो क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आने वाले हैं, वो सब इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट है एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर लगभग 70 सालों तक जो है 65-70 साल तक भारत पर कांग्रेस का शासन रहा। तो यानी और कोई दल की सरकार नहीं बन पाई, अगर बनी भी तो वो कमजोर सरकार थी, गठबंधन सरकार थी। क्या ऐसे कारण रहे कि सिर्फ एक ही दल का प्रभुत्व रहा, ये सब और उस प्रभुत्व से देश को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो सब इस चैप्टर में दिया गया है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देन नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में ये है कि कांग्रेस सरकार के समय जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, भारत ने डेवलपमेंट के सेक्टर में ऐसे कई सारे प्रतिमान स्थापित किए हैं जो पूरे विश्व के लिए मील के पत्थर साबित हुए। पूरा विश्व उन चीजों से प्रेरणा लेता है कि किस प्रकार भारत ने आगे बढ़कर डेवलपमेंट और प्लानिंग की। तो वो प्लानिंग क्या थी और वो विकास जो किया गया, वो डेवलपमेंट जो किया गया और ये जो जगह आज के समय में बनाई गई है वो किस तरह से प्लान की गई थी, ये इस चैप्टर में है। नेक्स्ट है भारत के विदेश संबंध, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत शानदार चैप्टर है आपकी बुक का। देखो, भारत के आसपास इतने सारे देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव है। ये सारे देश भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी है। तो इन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? हम सब जानते हैं कि कुछ एक देशों के साथ भारत के संबंध बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, कुछ एक देश जो है वो बहुत मित्रवत हैं, कई देशों के साथ संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। तो क्या फैक्टर्स इनके पीछे काम करते हैं? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि कुछ देशों के साथ भयंकर दुश्मनी है, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि कुछ देश किसी भी हाल में हो चाहे भारत के साथ खड़े रहते हैं? तो वो सब चीजें इस चैप्टर में दी हुई है और बहुत सबसे इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है इस बुक का। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, चैलेंजेस टू रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। जब 65-70 साल तक देश में एक दल की सरकार रही तो उसने एक पैटर्न डिसाइड किया कि किस तरह से गवर्नेंस की जाए। तो वो जो पैटर्न था, उसमें पैटर्न में क्या क्या खामियां थी, उस पैटर्न से क्या क्या हमने सीख ली, उस पैटर्न से क्या हमारे लिए अच्छा निकल के आया, क्या अब चुनौतियां हैं हमारे सामने, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 6th चैप्टर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। देखो, होता क्या है, जब परिवर्तन का दौर आता है, एक चीज पूरी तरह से बदल जाती है, तो बीच का जो काल है वो संक्रमण काल कहलाता है। तो हमारे देश में भी जब कांग्रेस से हटकर, इतर हटकर और दूसरी पार्टियों तक सरकार गई, तो उसके बीच का जो संक्रमण काल था वो गठबंधन काल कहलाता है। तो उस गठबंधन काल से किस तरह भारत ने पार पाया, किस तरह से उस काल में हमने अपने लोकतंत्र को बचाए रखा, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही संकट आ गया है। तो इस संकट से हम किस तरह से उभरे, ये इस चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट है जन आंदोलनों का उदय, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोई आजादी के साथ अपनी बात रख सकता है, अगर वो सरकार के खिलाफ भी है तो विरोध कर सकता है। तो ऐसे में कई सारे जन आंदोलन भी हुए। आप बहुत पीछे मत जाइए, आप थोड़े से ही पीछे जाइए। जब लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और पूरे देश भर से उनको सपोर्ट मिला था, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। तो ये सब क्या था और उन जन आंदोलनों का हम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस चैप्टर की विषय वस्तु है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय आकांक्षाएं या रीजनल एस्पायरेशंस। हमारा देश जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर असम तक बहुत विस्तृत है। तो ऐसे में जो रीजन्स बन जाते हैं, जो क्षेत्र बन जाते हैं, उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है। जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्र में वहां क्या होगा, मरुस्थल है, तो वहां की आकांक्षाएं अलग है। हमें हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उन्हें जूझते हुए हमें कुछ सुविधाएं चाहिए। वहीं अगर आप असम की तरफ चले जाएं तो वहां पर उनको रोड्स ज्यादा चाहिए, उनको ट्रेन ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं देश से पहाड़ों की वजह से। तो यानी जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वो आतंकवाद से जूझ रहा है, उसको अलग से प्रोटेक्शन चाहिए। तो यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग डिजायर्स हैं।
तो वो एस्पायरेशंस क्या क्या हैं और उन एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए हमारे देश में सरकारें क्या कर रही हैं, क्या कर सकते हैं और क्या किया, ये सब इस चैप्टर में कंटेंट है। लास्ट चैप्टर है भारतीय राजनीति नए बदलाव, इंडियन पॉलिटिक्स रीसेंट डेवलपमेंट्स। अब आजकल के समय में पिछले 8-10 सालों में हमने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ अलग ही परिवर्तन हुए हैं, कुछ बड़े कठोर फैसले लिए गए हैं, सरकार बनाने में जनादेश जो मिले हैं वो भी अलग मिले हैं पिछली सरकारों को देखते हुए। तो ये बदलाव क्या है, क्यों है और कैसे हुए, ये इस चैप्टर की विषय वस्तु है। तो ये हमने जाना कि हमारे जो 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास है उसका चैप्टर्स क्या क्या रहेंगे, उन चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं आपकी, बहुत शानदार तरीके से हर चीज को इसमें कंटेन किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आई गेस आई एम गोइंग टू एलॉबरेट यू कि क्या क्या आप पूछना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे, ये ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल अच्छे से वर्णन करूं इन चीजों का, आपको समझाऊं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपकी पहली क्लास के साथ। धन्यवाद।